नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग अगर देखें तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? गवर्नर जनरल्स के बारे में देखा था। कल के जो लेक्चर था उसमें उसमें हमने इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल्स थे, वॉइस राय थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। और जो उससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले कौन सा यूरोपियंस इंडिया में आपको किसका आगमन हुआ। जिसमें हमने देखा था पोर्तुगीज के बारे में, डच के बारे में, इंग्लिश के बारे में, और डेंस के बारे में, फिर फ्रेंच के बारे में। तो ये देखा, ये सारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कि आपको याद रखना है। आपको क्या करना है? उसको रिवाइज करना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का, बहुत ही मतलब जो ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। वो है आपको 1857 की क्रांति। सभी लोग जानते हैं इसका कहानी, इसके पीछे का क्या रीजन था। 1857 की जो क्रांति थी, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 ही बोला जाता है, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही बोला जाता है। एक जो कि एक बहुत बड़े मतलब रीजन में, या बहुत बड़े एक बोल सकते हैं कि उतना बड़ा रिवोल्ट आज तक नहीं हुआ था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो उतना बड़ा रिवोल्ट इतना बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ था। जो कि सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था वो 1857 की रिवोल्ट हुआ था, और वो भी हुआ था ब्रिटिश को अगेंस्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, विरोध में हुआ था। तो ये है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो 1857 की क्रांति है, इसके बारे में जो फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो तथ्य है यहाँ पर, जो आपको याद रखना आता, कौन कौन से लीडर इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से इसमें जो कौन सा लीडर इन्वॉल्व थे, कहाँ से इन्वॉल्व थे, वो कौन से लोकेशन से थे, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ रूलर के बारे में, राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति है, उसको हम लोग आज क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। और यह जो स्लाइड आपको दिया गया है दोस्तों, यह स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो भी पैरामीटर्स है, या जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले एक संक्षेप में, एक ब्रीफ में हम समझ लेते हैं 1857 की लड़ाई यह हुई क्यों, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। तो अगर यहाँ पर 1857 की रिवोल्ट की बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसको हमने पढ़ा था, उस बैटल ऑफ प्लासी के बाद देखते हैं तो 100 साल लग गया पूरे भारत में इस तरह का एक रिवोल्ट छिड़ने में ब्रिटिश के खिलाफ। तो यह जो रिवोल्ट था, स्पेसिफिक डेट 1857 क्यों चुना गया, इसके पीछे का बहुत सारा रीजन था, बहुत सारा फैक्टर था, बहुत सारे वजह थी। तो सबसे अगर जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हमने बात किया था, सब्सिडरी अलायंस का हमने बात किया था। और अगर देखें तो आपने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि मतलब जो अगर अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं किसी भी रूलर का, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो रूल है, मतलब कि जो स्टेट को जो रूल करना है, स्टेट को चलाना है, राज्य को, वो नहीं कर सकता आगे जाके। उसके क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। ब्रिटिश उस चीज को क्या करेगी? कब्जा कर लेगी। उस जो पूरा राज्य है, जो पूरा जो मतलब साम्राज्य है, उसको पूरा ब्रिटिश कब्जा कर ली। ये एक रीजन था। और अगर देखें जो इमीडिएट काउज था, आप जानते हैं एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा ब्रिटिश ने किया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने देखा, जमींदारी सिस्टम हमने देखा। ये सारा जो सिस्टम क्या था, जो जितना भी सिस्टम था जो ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था, ये क्या था? मतलब किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, पीजेंट्स पर अत्याचार किया जा रहा था, जितने भी तरह के जो जो हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडस्ट्री था, चाहे एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री हो, जो इंडियन से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल्स, वो सारा पर क्या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। लोगों पर बहुत ज़्यादा ही उनको प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये सब क्या हुआ, एक प्रेशर के रूप में। आप जानते हैं जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है तो एक दिन वो फट जाता है। तो वो प्रेशर आपको जो फटा हुआ 1857 की रिवोल्ट में क्या हुआ, तब्दील हुआ, उसी में कन्वर्ट हुआ। और जो इसका इमीडिएट कारण था, जो आप जानते हैं ना, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी, मतलब अगर देखें रिवोल्ट में, क्रांति को पूरा करने के लिए, क्रांति जो शुरू होता है, एक एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वो इसका ट्रिगर पॉइंट जो चिंगारी होता है, वो क्या चीज़ था? जो जिस समय 1857 में यह कहानी बताया गया, यह हिस्ट्री है और रियल भी है दोस्तों। इसमें जो कार्टरिज सिस्टम था, आप जानते हैं कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय, तो एक मतलब जो सेना जो भर्ती हुआ करता था ब्रिटिश के अंदर में, जो सेना था ब्रिटिश के अंदर में, अगर बात करें सेना की, तो वो सेना आप जानते हैं इंडियन सेना भी है। इंडियन के मतलब जो समुदाय है, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, या सिख से हो, किसी भी रेजिमेंट से हो, किसी भी समुदाय से हो, तो वो सारे समुदाय के सेना मौजूद थे ब्रिटिश के रेजिमेंट में, ब्रिटिश के पूरा मतलब सोल्जर का जो पूरा रिक्रूटमेंट था उसमें। तो अगर वहां पर हम उस चीज को देखें तो वहां पर क्या ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया था। जो बंदूक होता है, वो बंदूक ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, नया लाया था।
उस बंदूक में उसका खास बात यह था कि उस बंदूक का जो मतलब जो आप बोल सकते हैं जो गोली जो भरा जाता था, जो कार्ट्रिज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, जो कार्ट्रिज जो उसमें भरा जाता था, जो कारतूस आप बोल सकते हैं, तो वो कारतूस को जो भरा जाता था उसको सबसे पहले दांत से क्या किया था, छीला जाता था। वो दांत से उसको छीला जाता था, लेकिन वो जो दांत से उसका जो कवर होता था, जो उसके ऊपर कवर बनाया जाता कार्ट्रिज को, वो कवर किसका होता था, वो पिग और काव का फैट होता था। आप जानते हैं गाय और सुअर का जो मांस का चर्बी से बनाया जाता था। इस तरह का मतलब हिस्टोरियन ने भी लिखा और यह बात सच है। तो इसको मतलब जब वो लोग उसको घिसते थे और तब जाके उसको बंदूक में भरना होता था कारतूस को, तब फायरिंग होता था। तो ये चीज एक नया इनफाइल राइफल शुरू किया गया था, तो लोगों को इसके बारे में पता चला, सेनाओं को पता चला। तो उसका जो जानते हैं कि ये धर्म के खिलाफ होता है, चाहे हिंदू धर्म की बात कर ले, उसमें आप जानते हैं काउ मीट को, काउ जो बीफ है उसको आपको धर्म के खिलाफ माना जाता है, धर्म के विरुद्ध माना जाता है। इसी तरह से आप मुस्लिम समुदाय में देखें तो वहां पर आपको जानते हैं जो पिग मीट होता है, जो सुअर का जो मांस होता है, उसको इस तरह से मतलब एक तरह से रिलीजन के खिलाफ माना जाता है, उसको मतलब बोल सकते हैं हराम के रूप में माना जाता है। तो ये कारण था, और तब जाके लोगों को पता चला, सेनाओं को पता चला, तो उसको लगा कि मेरे ब्रिटिश ने क्या करा, जानबूझकर हमारे धर्म पर आहत पहुंचा रहा, हमको जानबूझकर धर्म से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, धर्म को गंदा कर रहा है। तो ये कारण था। तो इससे लोगों ने क्या किया, जो सिपाही था उसी ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया सबसे पहले। तो इसलिए इसको सिपाही मिटनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये मतलब सिपाही का, सिपाही इंग्लिश लोग उसे, अंग्रेज उसे सिपाही, सिपाही को वो सिपाही बोलते थे। तो बहुत सारे टर्म को ऊपर नीचे ब्रिटिश का काम था वो कर देते थे। तो सिपाही मिटनी भी इसे एक तरह से बोला जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो ये कहानी था दोस्तों इसके पीछे, और हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अगर आप मेंस लिखते हैं बीपीएससी या किसी भी एग्जाम का, तब इस कहानी को आपको लिखना होता है, उसके पीछे का रीजन, उसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पर क्या पड़ा, कल्चर पर क्या पड़ा, फेलियर क्यों रहा। तो ये सारा चीज हम लोग मेंस में देखते हैं। बाकी हमारे लिए जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका अगर देखें तो बैंकिंग हो, या किसी तरह का बीपीएससी हो, वो सारा एग्जाम के लिए, आपको एनटीपीसी, वो सारे एग्जाम के लिए हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट्स हम लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर 1857 रिवोल्ट की बात करें, तो आप जानते हैं ये शुरू हुआ था, मंगल पांडे ने इसे सबसे पहले क्या किया था, शुरू किया था। तो मंगल पांडे आपने देखा होगा, इनका फिल्म भी देखा होगा, फिल्म में भी इनको, इनका जो रोल है आमिर खान ने किया था, बहुत अच्छे से निभाया था रोल को। मंगल पांडे एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत एक सिपाही थे ब्रिटिश के अंदर। तो ये बैरकपुर जो आप बोल सकते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, उसके अंदर ये मतलब रिक्रूट थे, उनके अंदर ये इनका काम रहता था। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या देखना, द न्यू इनफील्ड राइफल, जो हमने ये बात किया, विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज का जो ऊपर से जो कवर होता था, क्योंकि क्या होता, बंदूक पहले का जो बंदूक होता था वो दांत से ऐसे करे कट किया था, बाइट किया था, उसके बाद उस गोली को, कारतूस को लगाया जाता था। तो वो जो किया गया था ग्रीस कार्ट्रिज था, वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था आर्मी में 1856 में। तो देख सकते हैं 1856 में दिसंबर में किया गया, तो फिर लोगों को पता चला धीरे धीरे। द इमीडिएट काउज, तो इंडिया का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। तो रिलीजन में ब्रिटिश का हस्तक्षेप, मतलब अंग्रेज का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, धर्म को क्या करना, दूषित करना, यह कारण था एक रिवोल्ट को मतलब इतना ज्यादा सक्सेस बनाना, इतना ज्यादा उसको एक चिंगारी के रूप में यह काम किया। जो इमीडिएट काउज की अगर बात करें तो ये एक इमीडिएट काउज था, बाकी बहुत सारा फैक्टर्स था, बहुत सारा रीजन था, बहुत सारे वजह थी जो हमने अभी चर्चा किया। फिर अगर मंगल पांडे देखे, जो इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था वो कहाँ हुआ था, मंगल पांडे ने सबसे पहले वो बैरकपुर में हुआ था। इनको हैंग भी किया गया लास्ट में। बैरकपुर में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने मतलब सबसे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर देखे तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जंग छेड़ा था। फिर अगर मंगल पांडे देखे, वो सिपाही थे कौन से, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये आपको ये जो टर्म है ना 34th, ये जो अंक दिया, ये याद रखना। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। 34th बंगाल इन्फेंट्री कौन सा है, 34th बंगाल इन्फेंट्री, ये आपको याद रखना। मंगल पांडे द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 34th बंगाल इन्फेंट्री की यहाँ पर क्या कर सकते, बात कर सकते, 34th है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगर देखें बहुत सारे लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह रिवोल्ट इसलिए भी सक्सेस भी रहा था एक तरीके से अगर देखें तो बहुत सारे मतलब जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो जगह के राजा थे, बहुत बड़े, बहुत सारे स्टेट का, आप जानते हैं बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था। आज़ादी के बाद ही 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट था। तो उसके पहले तो आप जानते हैं उससे ज़्यादा हो सकता है ना, 1857 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था जहाँ पर राजाओं मतलब शासन करते थे, छोटा छोटा ये स्टेट था, लेकिन बहुत सारा मतलब कि राजाओं का मतलब अपना अपना क्षेत्र होता था। तो बहुत सारे जगह से राजा ने क्या किया, बहुत सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसी में हमको यहाँ देखना, जो अजीमुल्ला बिजरिस कादर, बख्त खान, हसन खान,
ये पर्सन थे जिनको यहाँ पर टाइटल किसको मिला था, साहेब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह। आप जानते हैं उस समय जो अंग्रेज के खिलाफ जो यह 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल के एम्परर थे, लास्ट एम्परर उनको माना जाता है, उनको फिर बाद में रंगून जेल में डाल दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो उनको जो सबसे उनको एक हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बोला गया। बहुत सारे जितने भी सिपाही थे वो सब दिल्ली आए, उनको बोला कि यही हमारे जो पूरा म्यूटनी है, जो पूरा हमारा जो ब्रिटिश के खिलाफ जो क्रांति है, ये क्रांति को ये क्या करेंगे, लीड करेंगे, यही मतलब कि यहाँ इसके नेता हैं। तो इनको बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टाइटल दिया गया था साहेब ए आलम बहादुर बाय बहादुर शाह, किनको दिया गया था, बख्त खान को दिया गया। तो जो इनका एक जनरल आर्मी था, जनरल मतलब बोल सकते हैं किसका, बहादुर शाह जफर का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द मेन काउज ऑफ 1857 रिवोल्ट, अगर हम मेन काउज देखें तो अभी हमने देखा पॉलिसी था ब्रिटिश एम्पायर का, जो जानते हैं आप 1757, उससे पहले से जो पॉलिसी चल रहा है एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, जो कि बहुत ही एक प्रताड़ना रूप किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था किसानों को, फार्मर्स को, प्लीजेंट्स को। ये सारा उसी कारण क्या हुआ कि रिवोल्ट का एक मेन काउज था। फिर इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है 1857 में। ये आपको बीडी सावरकर द्वारा बोला गया था, किसको, 1857 को। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड फॉर 1857 रिवोल्ट बाय होम। तो ये आपको ध्यान रखना, ये किया गया था किसके द्वारा, बीडी सावरकर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरठ से शुरू हुआ था। किस जगह से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू द दिल्ली रेड फोर्ट। तो ये दिल्ली में जो लाल किला है, प्रेजेंट है, लाल किला आप जानते हैं दिल्ली में है। तो वो लाल किला की तरफ सब सिपाही ने, जितने भी सिपाही थे, जितने भी सिपाही थे, वो सब मार्च किए, सब वहां गए, क्योंकि वहीं पर बहादुर शाह जफर का आपको पूरा टेरिटरी था, वहीं बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे वहाँ प्रेजेंट थे। उनको मतलब कि एक तरह से, उससे वो बहुत बूढ़ा हो गए थे, आई थिंक 65-70 साल से ऊपर ही उनका उम्र हो गया होगा। तो उनको वहां पर हिंदुस्तान का एम्परर घोषित किया गया कि आप ही हम लोग को लीड कीजिएगा। फिर अगर सिंबल की बात करें, 1857 का जो सिंबल था, सिंबल क्या था उस समय, जो मतलब यूज किया गया था इसमें स्ट्रगल में, वो था लोटस एंड चपातीज, मतलब रोटी और यहाँ पर लोटस, लोटस क्या है, जो कमल का फूल है, कमल का फूल, और चपातीज जो रोटी है, उसका एक सिंबल था। वो सिंबल इसमें मतलब लोगों को दिया गया। सिंबल क्या होता है, उसे पता चलता है कि हाँ ये वार हो रहा है, तो लोगों को ये दिया जाता था। ये सिंबल था लोटस और चपाती। फिर अगर यहाँ पर देखें जो प्लेसेस है, झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर, ये कौन सा जो सेंटर था वो कैप्चर किया गया था इंग्लिश द्वारा, रिकैप्चर किया गया था, दिल्ली किया गया था। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। फिर जो बर्थ प्लेस था महावीर महारानी लक्ष्मीबाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज नहीं जानते। अब महारानी लक्ष्मी के बारे में जब भी नाम सुनते हैं तो आपको एक दिमाग में ध्यान आता है कि वो झांसी से बिलोंग करती थी, वो झांसी की रानी थी, तो सब लोग यही जानते हैं। लेकिन इनका जो क्या होता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ दिया था, आई थिंक 67 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीपीएससी ने इस तरह से चीज पूछा था, पीटी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीटी एग्जाम में ब्रिटिश ने मतलब जो बीपीएससी ने ये चीज को पूछा था कि लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखिए, वाराणसी की थी। और जो ये झांसी की रानी, इनको बाद में बोला गया, मतलब झांसी में इनका शादी हुआ था, तो ये वाराणसी से बिलोंग करती थी। 1857 का जो लड़ाई हुआ था, द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली वाज, जो बरेली से जो लीडर थी वो कौन थी, खान बहादुर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर समाधि की बात करें, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का जो मृत्यु हुआ, तो वो समाधि इनको कहाँ कहाँ इनका समाधि है, ग्वालियर में है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ग्वालियर आप जानते हैं एमपी में जो जगह ग्वालियर, वो वहाँ पर इनका समाधि है। तो ग्वालियर में वहीं पे इनका लास्ट फाइट था 1857 की क्रांति में। तो ये इनका जन्म याद रखना, कहाँ था जन्म दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना, वाराणसी में। और इनका समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। और ये झांसी की रानी थी, वो सभी आप लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने पढ़ा भी होगा कविता, जो सब बहुत लंबा कविता था, उस समय याद करना होता था 8 क्लास में, और लोगों को, बच्चों को मजा भी आता था उस कविता को याद करने में। फिर अगर नेक्स्ट देखें, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन हर लास्ट बैटल। तो जो उस समय जो वो जनरल था, आप जानते हैं कि सभी जगह से अलग अलग जनरल लड़ाई लड़ता था, मतलब जैसे सभी जगह से जितने लीडर्स थे उसने रिवोल्ट छेड़ दिया था, क्रांति छेड़ दिया था। तो जो जितने भी मतलब यहाँ पर जो जनरल्स हुआ करता था ब्रिटिश का, वो मतलब सब जगह से उसको शांत करना होता था, अपोजिशन मतलब बोल सकते हैं सप्रेस करना होता था रिवोल्ट को। तो जो जनरल था जिसके महारानी लक्ष्मीबाई का जिससे लड़ाई हुआ, बैटल हुआ, उसका नाम था ह्यूज रोज। तो ये चीज आपको याद रखना है, हुज रोज, तो इस तरह का नाम है, इस नाम को आपको याद रखना है। पूछा जाता है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया था। फिर झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का जो, अगर यहाँ देख, हमने भी देखा समाधि, डाइट भी ग्वालियर में, उनका मृत्यु हुआ, वहीं पर उनका समाधि है।
द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, जो लखनऊ में जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों, वहां से जो लीड किया गया था, वहां से जो लड़ा गया था, वो किसके द्वारा लड़ा गया था? तो बेगम हजरत, क्या नाम है यहाँ पर? बेगम ऑफ अवध, जिनका बेगम ऑफ अवध इनको बोला जाता था। इनका जो एक्चुअल नाम था वो हजरत बेगम हजरत महल भी इनको बोला जाता था। जो हम लोग आगे देख रहे हैं जो लीडर्स थी, ये इनका क्या नाम था यहाँ पर? बेगम हजरत महल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि लखनऊ से थी। तो ये लोकेशन है दोस्तों, ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, कहाँ से लड़ी थी, किसने अपोज किया था, किसने सप्रेस किया था, वो चीज ध्यान रखना है। फिर अगर देखें जो इलाहाबाद से, जिसे आप आज के समय प्रयागराज नाम दे दिया गया है, नामकरण इसका प्रयागराज कर दिया गया है, जो पहले भी प्रयागराज ही नाम था मेनली। तो इलाहाबाद में जो लीडर वहां से जो लड़े थे 1857 की लड़ाई, तो वो मौलवी लियाकत अली। तो इन्होंने वहां से लड़ाई लड़ा था। लीडर थे वहां के मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद से इन्होंने लड़ाई लड़ा था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल, जो सबसे ज्यादा जो सोल्जर्स है जिन्हें पार्टिसिपेट किया था स्ट्रगल में, वो कहाँ से थे? अवध से। अवध है, अवध जिसको बोला जा रहा है, मतलब एक हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया, तो इसे अवध आप समझते हैं। अवध जो आज का जो रीजन है यूपी का, अवध, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब वाज, नाना साहेब भी लड़े थे, तो उनका जो कमांडर इन चीफ था उनका नाम क्या था? तात्या टोपे। फिर अगर यहाँ पर देखें, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू नाना साहब, ये भी नाना साहब के क्या थे? एडवाइजर थे। फिर अगर यहाँ पर देखा गया है कि रिवोल्ट 1857 का जो रेफरेंस दिया गया, ही वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, तो बताया जाता है कि जो तात्या टोपे थे उनका मतलब वो जब लड़ाई खत्म हुआ तो उनको ब्रिटिश ने नहीं पकड़ पाया, ब्रिटिश पकड़ा नहीं, वो मतलब किसी तरह से लड़ाई में से निकल कर, मतलब लड़ाई खत्म हुआ उसके बाद वो निकल गए वहां से। तो इनको अगर ये मतलब बोला जाता है कि नेपाल की तरफ निकल गए, तो वहां पर जो ब्रिटिश ने क्या किया था, कुछ इनाम रख देता था। ब्रिटिश का ये था कि मतलब अगर किसी तरह से कोई लीडर भाग गया या उसको ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को मतलब उससे किसी तरह का दुश्मनी है, या ब्रिटिश को लग रहा है कि मतलब आगे जाके ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, उसके लिए क्या करता था, एक निकाल देता था कि जैसे आज के समय भी देखते हैं ना, उस तरह का निकाल दिया था, हाँ ये यहाँ से भाग गया, इसको पकड़ने पर इतना इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से था। तो उस समय उसका फ्रेंड जो था, उस फ्रेंड ने क्या किया था, मतलब एक बिट्रेड किया था, धोखा दिया था और अपने दोस्त को पकड़वा दिया था, तात्या टोपे के। ये चीज आपको ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, हुज रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग, तो ये जो रामचंद्र पांडुरंग जो ये नाम है यहाँ पर, अगर हम देखें हुज नेम रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग अमंग लीडर्स ऑफ 1857, तो ये आपको रियल नेम में याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तात्या टोपे का ही नाम था। तो तात्या टोपे से हमने 3 इंफॉर्मेशन देखा। ये कौन थे? जनरल थे नाना साहेब का। और क्या हमने देखा? सेकंड, कि इन्होंने, इनका जो दोस्त था वो धोखा दे दिया, तभी जाके इनको पकड़ा गया। और थर्ड इन्फॉर्मेशन हमने क्या देखा? रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या था? एक्चुअल नेम था। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में फैक्ट्स आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो समझ रहे हैं बातों को? फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ आगे बढ़े, अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इमेज लगा हुआ, वो किनका इमेज है? आप सभी लोग जानते हैं, ये है आपके वीर कुंवर सिंह का, जो बिलोंग करते थे, कहाँ से थे? ये बिहार के, बिहार से इन्होंने लड़ाई लड़ा था 1857 की जो क्रांति है। ये एक मतलब जमींदार थे। और अगर देखें तो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। ब्रिटिश ने क्या किया, जमींदारी राइट सिस्टम था वो मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। जितने भी किसान थे, जानते हैं कितना किसान को मतलब ब्रिटिश से उसे मतलब रकम जो वसूल किया जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये इसके भी खिलाफ थे। ये जमींदार थे और इन्होंने लड़ाई लड़ा था बिहार से। और बिहार से किस जगह से लड़ा था, ये बीपीएससी में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये जगदीशपुर से इन्होंने लड़ा था। और जगदीशपुर कहाँ है दोस्तों? ये आपको आरा डिस्ट्रिक्ट में, आरा जानते हैं आप, जो कि हेडक्वार्टर है किसका? आपको अगर देखे आरा, तो वो चीज आपको ध्यान रखना, ये आरा से थे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ का हेडक्वार्टर? आरा, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये बिलोंग करते थे, जगदीशपुर से। तो जगदीशपुर का इनको हीरो बोला जाता है। ये वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ा था। और ये लास्ट तक बोला जाता है कि जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटिश इनको हरा नहीं पा रहा था, मतलब किसी कारणवश ये इतना ज्यादा, उस समय इनका एज आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाएगा। एज इनका मतलब 80-85 साल क्रॉस कर रहा था। समझ रहे? उस एज में इतना बुलंदी से, इतना शक्तिशाली, मतलब कि बहादुरी से उन्होंने लड़ा। और ये हारे भी नहीं थे। ब्रिटिश बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ये खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा शहर में, मतलब दूर दूर जाकर, मतलब बिहार को इन्होंने पार किया, यूपी को पार किया, उसके बाद भी आगे चले गए, वहां तक ब्रिटिश को इन्होंने खदेड़ा, लड़ा ब्रिटिश से। फिर लास्ट में जाके बोला जाता है कि ब्रिटिश ने, जब वो वापस आ रहे थे, तो ब्रिटिश ने इनके कंधे पर, इनके जो राइट हैंड था, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, मतलब कंधे पर इनका एक गोली लग गया, मतलब ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ने गोली चला दिया। लेकिन वो भी, वहां पर भी वो नहीं मतलब कि रुके। उसने क्या किया, अपना तलवार निकाला और अपना जो बाह था, बाह को काट दिया और गंगा नदी में
आपको क्या बोल सकते हैं, प्रवाहित कर दिया। तो समझिए इतने बहादुर थे। लेकिन आप जानते हैं कि उस समय का तो मतलब सर्जरी या मेडिकल सिस्टम तो ऐसा था नहीं, तो फिर उनको इन्फेक्शन हो गया, तो मतलब इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब कि इनका बहादुरी था। आप समझ सकते हैं, अपनी बाहों को काट देना, गंगा नदी में प्रवाहित कर देना, फिर भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना। तो ब्रिटिश लास्ट लास्ट तक इनको हरा नहीं पाया था। तो ये वीर वीर कुंवर सिंह का कहानी था दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और बिहार में कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो कहीं से क्वेश्चन आए ना आए मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन जो यह क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह का, यह क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है और हर एक साल पूछा जाता है। रिपीटेड ही काहे ना हो, हर एक स्टूडेंट के जमान पर यह चीज रटा काहे ना हो वीर कुंवर सिंह के बारे में। जानते हैं यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम से, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश कहाँ से कुंवर सिंह बिलोंग करते थे, ये सारा ऑप्शन दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार से ये बिलोंग करते हैं। 1857 में इन्होंने भाग लिया था, लीडर थे। 1857 रिवोल्ट की बात करें तो स्पीयर हेडेड बाय कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ज्वाइंड द रिवेलियन 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम आड़ा, जो कि कहाँ है, आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर आड़ा आप जानते हैं एरिया है। द म्यूटिनी ऑफ 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था, जो लड़ाई हुआ था पटना, ये भी लीड किया गया था राजपूत कुंवर सिंह द्वारा। राजपूत कुंवर सिंह है। तो क्या हुआ था दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये बहुत विवादित क्वेश्चन रहा था। जब पूछा गया कि पटना में लोगों को लग रहा था कि स्टूडेंट को लग रहा था कि चलो कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ा है, उन्होंने बिहार से जगदीशपुर से लड़ा है, आरा से लड़ा है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया कि पटना से किन्होंने लीड किया, उसमें एक ऑप्शन था कुंवर सिंह का। तो अगर बीपीएससी ने जो आंसर दिया दोस्तों, तो वो आंसर दिया था राजपूत कुंवर सिंह। तो उसी समय से ये क्वेश्चन आपको याद ही रख लेना है। ये चीज अगर पूछा जा रहा पटना से किन्होंने लीड किया था, तो कुंवर सिंह ने लीड किया था। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना। द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन 1857। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि क्या होता है, बहुत सारे यूपीएससी में और बीपीएससी में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो आयोग का जो अपना नॉलेज होता है, क्योंकि आप उसको गूगल पर भी सर्च कर ले, किताब में भी पढ़ ले, उस चीज़ पे वो भरोसा नहीं करती है। कोई कोई क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक होता है, स्पेशल हो जाता है, उस पर बहुत विवाद छिड़ जाता है। लेकिन वो पीछे हटती नहीं बीपीएससी या यूपीएससी। वो क्या करती है, कुछ अपना दिमाग लगा के या अपना उस तरह से क्या, कहाँ से क्या सोर्स रहता है उनका, वो एक दो क्वेश्चन में वो थोड़ा सा विवादित रहता है। लेकिन जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जो ऑप्शन उनके द्वारा दिया गया है, उसके वो ऑप्शन आपको याद रखना होता है। यही एग्जाम का तरीका होता है, किसी भी आयोग वाला एग्जाम में, जो लोक सेवा आयोग है या कोई भी एग्जाम हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन इन 57, जो असम में जो लीड किया गया था, किसके द्वारा, दीवान मनीराम दत्ता। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, दीवान मनीराम दत्ता। फिर सेंटर ऑफ 1857 का जो रिवोल्ट देखे बिहार में 15 जुलाई से आपको 20 जनवरी तक चला था। जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चला था। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज कुंवर सिंह, हम सभी अभी ने पढ़ा, जो बिहार से इन्होंने ही लीड किया था। द पर्सन हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश, द पर्सन हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन थे, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। इनको नाम याद रखना, ठाकुर कुंवर सिंह। इस तरह का इन्फॉर्मेशन भी आपसे दोस्तों पूछा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान, मखन लाल चतुर्वेदी, हु हैज स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसने लड़ा था, ये सब तो बाद में आए थे, सादत खान ने यहाँ पर लड़ा था, जो हमने अभी देखा है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए समझाने की जरूरत है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, या कहानी के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, कहानी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा इन्फो, आप जानते हैं कि हिस्ट्री तो सबको पता होता है, कहानी सबको पता होता है, लेकिन फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वो फैक्ट्स आपको वन लाइनर हो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, उस तरह का फैक्ट्स आपको याद करना होता है दोस्तों। तो अगर नेक्स्ट देखें, अ ब्रेव फ्रॉम भोपाल, भोपाल लीड द मेन मूवमेंट एंड सैक्रिफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये कौन थे, फजील मोहम्मद खान। तो ये आपको कहाँ से, भोपाल से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। रिवोल्ट 1857, ये किसके द्वारा विटनेस किया था, पोएट कौन थे, मिर्जा गालिब। आप जानते हैं मिर्जा गालिब का बहुत सारे आपने सुना होगा, पोएटिक जो उनका कविता हो, या बहुत बड़े कवि भी थे, वे एक शायर भी थे मिर्जा गालिब। तो बहुत आप देखना होगा, मिर्जा गालिब का शायर भी आप सुनते होंगे। तो वो मतलब विटनेस की, तो उन्होंने देखा था 1857 की लड़ाई को, उन्होंने देखा था। ये उर्दू पोएट थे, आप सभी जानते हैं मिर्जा गालिब। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका ओरिजिनल रेसिडेंस कहाँ था, वो कहाँ रहते थे, वो आगरा में रहते थे। तो मिर्जा गालिब के बारे में आपको याद रखना, जो कि 1857 की लड़ाई से संबंधित है। समझ रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन दिया गया, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, कौन एसोसिएटेड नहीं थे। तो सभी जानते हैं, ये तो आपको सिंपल मतलब इंफॉर्मेशन है, आप सिंपल मतलब ये आपको नॉलेज से इसको पता कर सकते हैं कि भगत सिंह तो बाद में आए थे।
फिर अगर यहाँ पर देखें, इसमें बताया गया बेगम हजर, यहाँ भी बताया उधम सिंह, आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट में पढ़ेंगे, जब स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से छिड़ गया तब जाके इनका यहाँ पर रूप आप देखेंगे, उधम सिंह, भगत सिंह, इनका वहाँ पर रोल देखेंगे। द डायनेस्टी विच सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। अब बताया जा रहा है कि हमने देखा ना कि फेल्योर का एक कारण था, जो असफलता का कारण हम देख लें जो 1857 की रिवोल्ट का, आप असफलता उसे नहीं बोल सकते दोस्तों। असफलता का मतलब यही नहीं होता है कि ब्रिटिश को आपने नहीं हरा पाया, समझ रहे हैं। ब्रिटिश के मन में एक डर पैदा करना, उसके बाद बहुत सारे मतलब सुधार लाना। आप जानते हैं 1858 का फिर एक मतलब मेमोरेंडम आया था, क्वीन का प्रोक्लेमिनेशन आया था, क्वीन एलिजाबेथ का, जो हमने कल भी बात किया था, तो वो आना, तो ये सब एक सफलता था। नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, राष्ट्रवाद का जो पूरा मतलब इमोशंस था, पूरा फीलिंग था, वो फीलिंग सबके अंदर जगाना, ये सब एक सफल मतलब इसका कारण है। मतलब एक बोलते हैं सफलता आपने हासिल किया, लेकिन आप ब्रिटिश को नहीं भगा पाए, उसके पीछे का कुछ मतलब वजह थी, कुछ मतलब आपको बोल सकते हैं रीजन था, जिसके कारण ब्रिटिश को आप नहीं हरा पाए। तो वो रीजन आपको हम लोग आगे देखेंगे क्या रीजन था। उसमें से सबसे पहला अगर रीजन हम देखें तो रिवोल्ट में बहुत सारे डायनेस्टी ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत सारे राजाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे आप सिंधियाज ऑफ ग्वालियर देखे तो आप जानते हैं मराठा इंपायर बहुत ही मजबूत इंपायर था, हमने आगे भी बात पीछे भी मतलब क्लास में बात किया था मराठा इंपायर के बारे में, तो बहुत ही मजबूत इंपायर था। लेकिन मराठा ने क्या किया था कि मतलब ब्रिटिश के खिलाफ इस तरीके के वार में वो नहीं कूदे। इस तरीके अगर मराठा कूदते तो बहुत उम्मीद था कि ब्रिटिश को यहाँ से भगा दिया जाता 100 साल पहले। यहाँ देख रहे हैं ना 1857 से लगभग 100 साल आपको लग गया भारत को आजाद करने में। तो मतलब इस तरह का वार के बाद आपको सीधे 100 साल लग जाना, ये ब्रिटिश के लिए भी एक बोल सकते हैं कि एक उस तरह का ब्रिटिश ने पॉलिसी बनाया कि लोगों को क्या मिले, एक तरह से मतलब उतना ज्यादा लोग भड़के नहीं, उतना ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करे कि वो भड़के नहीं। तो इस तरह समझ रहे 100 साल लगभग लग गया ब्रिटिश को भारत से निकालने में, अंग्रेज को बाहर से भगाने में, देश को आजाद दिलाने में। तो सिंधिया जब ग्वालियर ने क्या किया था, उसमें सपोर्ट किया था। फिर एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है दोस्तों, तो उनको लगा कि जो ये युद्ध हो रहा है, जो ये मतलब वार हो रहा है, जो 1857 की जो क्रांति हो रही है, वो एक मतलब पुअर आदमी, जो मतलब पुअर जो लोग है, जो गरीब लोग है, गरीब किसान है, वो उनका लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। या जमींदार जिनको मतलब लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, ब्रिटिश ने हमको मतलब जमींदारी राइट नहीं दिया, वो लड़ रहे हैं। या उस तरह के लीडर लड़ रहे हैं जिन लीडर को लग रहा है कि चलो हमको राज गद्दी नहीं मिल रहा, आगे जाके हम नहीं रूल कर पाएंगे, वो लड़ रहे हैं। तो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड थे उनको लगा कि ये हमारा वार नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश आए, नौकरी दिए हैं, क्लर्क लेवल का नौकरी दिया। आप जानते हैं क्लर्क लेवल वनडे एग्जाम उस समय भी होता था दोस्तों, तो क्लर्क लेवल हो गया या पियोन लेवल हो गया या रख रखाव के लिए ब्यूरोक्रेसी हो गया, उस तरह का हमको नौकरी मिल रहा है, हमको ब्रिटिश से पैसा मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तो हम कहें उस लड़ाई में कूदे। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का पहला सोच था, जो समय का सोच था, जो सोच धीरे धीरे आगे बदला। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने देश को आजाद करा। आप जानते हैं जितने भी जो लीडर्स थे, आपको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो सारे लीडर्स क्या थे, मॉडरेट्स थे या एक्सट्रीमिस्ट, वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो सारे मतलब अच्छे बैकग्राउंड से थे सब, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें वकील थे, जो बैरिस्टर थे, जो पढ़ाई करके आते थे। तो मिडिल क्लास ने आगे जाके इस चीज को समझा, जो ब्रिटिश का जो पूरा खेल था, ब्रिटिश का जो पूरा माइंड था, उस माइंड को उसने समझा कि ब्रिटिश क्या चाहता है। लेकिन उस समय का वार का क्या था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने न्यूट्रल रहा, उसने वार में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं दिया। फिर अगर देखें द ग्रुप्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट कौन था, साहूकार एंड लैंडलॉर्ड। तो बहुत सारे जमींदार को उनको फायदा लग रहा था कि चलो हमको जमींदारी राइट मिल रहा है, साहूकार को भी फायदा लग रहा था, चलो हमको किस तरह का, साहूकार मतलब क्या होता है, जो पैसा देते थे लोन पर, उसको लगता चलो हमको फायदा हो रहा है कि जमींदार। अब फार्मर्स क्या होता था, किसान लोग जब कर्जा नहीं चुका पाते थे, वो फिर उनको जो पैसा अगर टैक्स नहीं दे पाते थे अंग्रेज को, तो वो कर्जा लेते थे ब्रिटिश से, तो उनको कर्जा चुकाने के लिए फिर साहूकार के पास गए, तो वे एक लूप में, एक डेट ट्रैप जिसको बोला जाता है, वो कर्जा का वाला जो ट्रैप होता है उसमें वो फंस जाते थे। तो ये चीज आपको, इसलिए इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, बहुत सारे इंपायर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत सारे स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे आप विजयनगर इंपायर की बात करें, निजाम ऑफ हैदराबाद की बात करें, पॉलीगार अब देखें, अगर यहाँ तमिलनाडु को पॉलीगार, वहाँ के जो व्यापारी लोग होते पॉलीगार बोला जाता है दोस्तों। दीवान देखे वेलुथम्पी का, ट्रेवनकोर का अगर देखें, तो ये सब ने क्या किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857। तो मेनली जो साउथ इंडिया का जितने भी रूलर थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंट्रोल था निजाम ऑफ हैदराबाद पर हुआ। फिर अगर देखें जो इसमें दिया गया झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ, तो कौन सा टेरिटरीज अफेक्ट नहीं हुआ था ब्रिटिश से, तो वो चित्तौड़ आपको अफेक्ट नहीं हुआ था। चित्तौड़ के भी जो वहाँ राजा थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें भाग नहीं लिया। जो 1857 की क्रांति था उसमें उन्होंने अपना भूमिका निभाया, भाग नहीं लिया। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर जो करेक्ट मैचली ऑर्डर अगर देखें, मैच यहाँ पर हमको जो
करवाना है या मैच आपको दिया गया है, इसमें कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से कहाँ से, जब हमने भी डिटेल में देख लिया, ये एक वन लाइनर टाइप से आपको मैच द फॉलोइंग इस तरह का क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर देखे यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग रहा होगा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन ये दोस्तों फास्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कहानी समझाना और चीज़ों को बताना इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको पता होता है, इसलिए मैं फैक्ट लेकर चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आप पीटी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप टाइम कम है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा समझना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तभी जाकर बढ़ेंगे। हर एक चीज़ को धीरे धीरे पढ़ाने में क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगेगा, आपको अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो जीएस का है नहीं, अलग पोर्सन है, अलग चीज़ें पढ़नी होती है, इसलिए मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा इंफेसिस दे रहा हूँ, फोकस देके ज़्यादा जल्दी से इसे यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फिर अगर यहाँ पर देखिए बख्त खान कहाँ से पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, दिल्ली से किया था। मौलवी अहमदुल्ला हमने बात किया था अवध या फैजाबाद। कुंवर सिंह आरा से थे, जगदीशपुर। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। बेगम जीनत महल कौन है दोस्तों, ये आप ध्यान, बेगम हजरत महल और बेगम जीनत महल ये दोनों सेम पर्सन नहीं है, सेम इंडिविजुअल नहीं है, ये दोनों अगर देखें बेगम हजरत महल वो लखनऊ से थी, आप जानते हैं बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, लेकिन जो बेगम जीनत महल थी ये बहादुर शाह जफर की वाइफ थी। कौन थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, ये वहाँ की रानी थी, मतलब बोल सकते मुगल एम्प्रेस एम्प्रेस उनको बोला जा सकता है। तो ये बेगम जीनत महल तो इसने दिल्ली से क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। फिर झांसी आप जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, वो कहाँ से, झांसी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर से कौन थे, अजीमुल्ला खान। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इतना तो कम से कम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए इसे आप 3 स्टार दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर फैजाबाद से देखें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो ये नाम याद रखना। फैजाबाद से कौन थे, कानपुर से अजीमुल्ला खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फिर मौलवी अहमदुल्ला हमने देख लिया, फैजाबाद अवध। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हमने भी देखा नाना साहेब कहाँ से थे, कानपुर से थे। नवाब हमीद अली खान ये भी दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ से थे। तो देख सकते हैं एक दो लीडर, बहुत सारे लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। मनी राम दीवान ये आसाम से थे। मनी राम दत्ता भी हमने देखा, उन्हीं का नाम है मनी राम दीवान। फिर अगर यहाँ से देखें करेक्टली मैच्ड ऑर्डर, तो संभलपुर से जो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट था, सुरेंद्र शाही। गंजम राधा कृष्णा ये कहाँ से थे, दंड सेना। कश्मीर से कौन थे, गुलाब सिंह, आप जानते हैं गुलाब सिंह को। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। तो ये सब इस जगह से क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, इन्होंने भागीदारी दिया था, इन्होंने भाग लिया था किसमें, 1857 की क्रांति में। तो ये चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना। फिर अगर उसी तरह से हम देखें गवर्नर जनरल्स की बात करें, अब हमने देख लिया लीडर, देख लिया कहाँ से किसने पार्टिसिपेट किया, वो लोकेशन देख लिया, किसका क्या भागीदारी था, क्या पार्टिसिपेशन था, वो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कुछ कुछ ऑफिसर्स के बारे में, कुछ कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में, जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया, कहाँ से उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया, कम किया, रिवोल्ट को खत्म किया। तो अगर देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग आपको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइसरॉय थे। 1858 का जो 1858 का जो क्वीन प्रोक्लेमेशन बना था, उसके बाद वाइसरॉय भी फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। फिर अगर देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट था, द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर वाज सर जॉन बेनेट हेडसी। तो यहाँ बैरकपुर से कौन थे, सर जॉन बेनेट हेडसी। यहाँ से क्या था, ये मतलब ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स बनाया था, वहीं से वो क्या करता, रिवोल्ट को सप्रेस करता था। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट वाज विस्कॉन्ट पैलमर्स्टन। विस्कॉन्ट पैलमर्स्टन क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रिवोल्ट 1857 के दौरान। द मेन कॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट 1857 क्या था, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी। हमने बात किया सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लोगों में एक नेशनलिज्म का भावना, एक राष्ट्रवाद का भावना नहीं था उस समय में, लोग अपने काउज के लिए फाइट करते थे। अब बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास का आपने पार्टिसिपेशन नहीं देखा, आपने बहुत सारे जो साउथर्न स्टेट के जो राजा थे उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखा, उनका भागीदारी नहीं देखा। तो ये भी था, यूनिटी नहीं था लोगों में। इंडियन सिपाहीज में भी अगर थे कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज लाइक टाइप आर्मी नहीं था, जैसे आप ब्रिटिश का आर्मी देखते हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, एक मतलब कि गोल के फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है कि एक जगह जाके लड़ाई लड़ना। ये चीज़ ब्रिटिश के इंडियन सिपाहीज में ये चीज़ नहीं देखा गया। फिर अगर वहाँ पर नेक्स्ट देखे, जनरली जो नेटिव किंग से सपोर्ट किया ब्रिटिश को, मतलब इंडियंस को, बेटर इक्विप्ड था, ये हमने देखा बेटर इक्विप्ड था, मतलब बहुत आर्मी में, मतलब ब्रिटिश का जो आर्मी था वो बेटर इक्विप्ड था। बेटर इक्विप्ड मतलब क्या होता है, उसको अच्छा वेपन मिला था, उसको डिसिप्लिन के रूप में रखा गया था, तो ये लिखा गया। फिर लोकल राजपूत ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर अगर यहाँ पर देखें जो लखनऊ से, अगर इस पूरे नाम में देखें, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस या जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, इसमें कौन ने लखनऊ में लाइफ अपना लॉस्ट किया युद्ध के दौरान, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो इनको यहाँ पर समझिए कि मार दिया गया था, मेनली जिन्होंने लाइफ लॉस्ट किया यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो बैटल ऑफ रिवोल्ट जो
जेम्स यहाँ पर जो अगर बताया जा रहा है जो रिवोल्ट 1857 था वो कॉन्स्पिरेसी था। कॉन्स्पिरेसी था किसके द्वारा यह बोला गया था? एक कॉन्स्पिरेसी था, ये सर जेम्स ऑटरम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखेंगे ये पीटी वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और सीजीएल में भी पूछा गया था। ये क्या है? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर, इनका नाम याद रखना। इन्होंने कहा था कि रिवोल्ट जो 1857 की जो क्रांति थी वो क्या था? कॉन्स्पिरेसी था। फिर अगर ये चीज इंपॉर्टेंट हमने बात किया था दोस्तों अभी, रिवोल्ट ऑफ जो 1857 1857 की जो क्रांति थी उसको ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहला युद्ध बोला जाता है इंडिया को इंडिपेंडेंस भारत को आजाद करवाने के लिए, वो किनके द्वारा बोला गया था? वीडी सावरकर द्वारा बोला गया था। भाई बहुत न्यूज में थे वीडी सावरकर, इनको आपको याद रखना है। फिर अगर देखें तो अपराइजिंग ऑफ 1857 जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर द्वारा बोला गया था। फिर हिस्टोरियन थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ऑफिशियली लिखा था, एसएन सेन थे। फिर फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में राइजिंग्स लिखा था कि क्यों यह राइजिंग्स हुआ था, ये सैयद अहमद खान ने लिखा था कि क्यों यह मतलब कि पूरा रिवोल्ट हुआ था। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या रखना, फैक्ट्स याद रखना है। फिर अगर देखें तो फर्स्ट वार एक स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ये वार था जो 1857 क्रांति थी उसे एक स्टेटमेंट में यह भी बोला जाता है कि द सो कॉल्ड फर्स्ट वार नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम इंडिपेंडेंस मतलब कि जो नेशनल वार कहते हैं, यह न तो फर्स्ट था न नेशनल था न राष्ट्रवाद था पूरा इसमें, न यह इंडिपेंडेंस के लिए आज़ादी की लड़ा गया था। ये किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के जो एक हिस्टोरियन है इसके द्वारा यह चीज़ कहा गया कि ये वार इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, ये एक सिपाही मिट नहीं था, मतलब सिपाही जो मतलब जितने भी सेना थे वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ब्रिटिश ने यहाँ पर अगर देखें जो 1857 की लड़ाई है तो फिर भी एक सफल मतलब बोलते हैं क्रांति रहा है। यह नहीं है कि ब्रिटिश को उसने हरा दिया, एक क्रांति में ब्रिटिश हार गए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखें तो उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया? प्रोक्लेमेशन दिया कि अब से किसी भी राज्य का क्या होगा, कोई भी राज्य को मतलब यहाँ पर हथियाया नहीं जाएगा, किसी भी राज्य को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एनेक्स नहीं किया जाएगा। ये 1 नवंबर 1858 को आया था, किसके द्वारा? क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, जो एलिजाबेथ क्वीन है आपको विक्टोरिया की, उसके द्वारा यह कथन दिया गया था, यह चीज़ बताया गया था। फिर अगर देखें तो फिर बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो रूल अब खत्म हो गया। अब जो रूल होगा वो किसका होगा? क्वीन का होगा, जो इंग्लैंड की महारानी है अब उसका होगा। वो पूरा जो इंडिया को अब ब्रिटिश इंडिया बोला जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, इस तरह की चीज़ों को क्या किया जाए? वहाँ पर खत्म किया जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या था क्वीन प्रोक्लेमेशन का, जो कि 1858 में दिया गया। यह डेट याद रखना दोस्तों, 1 नवंबर 1858। कौन सा? 1 नवंबर 1858 में, 1858 में। तो इसमें क्या किया था? यहाँ पर एनेक्स किया गया था किसको? इंडियन स्टेट्स को। तो जो एनेक्स किया गया था वो एनेक्सेशन अब क्या होगा? हमारा खत्म होगा। अब किसी तरह से एनेक्सेशन होगा किसी भी रूल के हिसाब से, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो। फिर अगर देखें तो इंडियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर अब आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से खत्म होकर। फिर क्या हुआ? द कमीशन विच इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, वो कौन था? पील कमीशन। तो पील कमीशन को फॉर्म किया। ये कमीशन का काम क्या होता था कि अब जो आर्मी बनाया जाएगा ब्रिटिश में, उस आर्मी में बिहार बंगाल रीजन का आप लोगों को भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लोग सबसे रिवोल्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे, सबसे ज़्यादा जो उनका भाग था जो उनका किस में था? 1857 क्रांति में था। अब जो किया जाएगा, जो रिक्रूट जो सेना को किया जाएगा वो पंजाब का आर्मी को किया जाएगा, सिख जो पंजाबीज हैं, गुरखास को। इसलिए आप देखते होंगे आज के समय जो सेना में सबसे ज़्यादा लोग भर्ती होते हैं वो पंजाब के होते हैं, सिख के होते हैं। आप देखते होंगे गुरखा का अलग रेजिमेंट होता है, सिख का अलग रेजिमेंट होता है। अगर आप गणतंत्र दिवस का परेड भी देखते होंगे तो इस तरह का चीज़ देखते होंगे। तो ये ब्रिटिश के द्वारा ही मेनली शुरू किया गया था, जो आज भी आपको चल रहा है। तो ये गुरखा, सिख और पंजाबी को उसमें भर्ती किया जा रहा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1857 में दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो हमने आज देखा है। जो सारा फैक्ट्स था वो उतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा आपको 1857 में पढ़ना नहीं है टॉपिक में। इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाता और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया और यही टॉपिक से आपको यहाँ पर पूछा जाता। तो ये लेक्चर आपको दोस्तों स्काई अकेडमी 360 पर आप जानते हैं यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी जो हमारा ऐप है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन सेंटर भी आपको बीकना पहाड़ी के पास चलता है, आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो अगर बैच देखो हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में चलाया जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वनडे का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, पीटी हो, किसी तरह का एग्जाम हो, एसआई हो, बिहार लाइब्रेरियन का भी यार आप जानते हैं, तो सारा एग्जाम्स का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। चेस सीरीज हो या किसी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, तो जुड़े हमारे साथ। और यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर बताएं। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।